नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी। शीतल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद आपको। शीतल सर, इतने लंबे समय तक आपने देश की राजनीति को कवर किया है और इस देश के जानने समझने वाले सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि सदन में कोई पहली बार हंगामा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि संसद में कोई पहली बार प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारे ना लग रहे हो। संसद की कार्रवाइयां भी बाधित हुई है, लेकिन इस बार कुछ अनोखा हो रहा है। अनोखा इसलिए हो रहा है कि सरकार के दो चेहरे, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों ही चेहरे संसद भवन तो जा रहे हैं, लेकिन वो सदन के अंदर नहीं जा रहे, न लोकसभा में जा रहे, न राज्यसभा में जा रहे। ये ऐसा लगता है कि वो भले ही विपक्षी दल कहे कि भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दरअसल हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि तुम नारे लगा लो, प्रदर्शन कर लो, तुम्हें जो करना है करते रहो, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरी मर्जी के तुम्हारे बुलाने पे थोड़ी मैं सदन के अंदर आऊंगा। मतलब वो भाग नहीं रहे हैं, बल्कि वो मखौल उड़ा रहे हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। आपका क्या मानना है आखिर इस पर? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो हो रहा है अनप्रेसिडेंटेड है। नंबर एक तो इसको इस तरह से दर्ज किया जाना चाहिए कि ये असाधारण है। ऐसा आदमी दो ही कारणों से करता है, या तो वो सचमुच में जो परिस्थितियां हैं उनका सामना करने की क्षमता नहीं रखता, या वो जो आपने दूसरी बात कही वो इतना ढीठ हो चुका होता है कि वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। और लोकतंत्र में ये दोनों ही चीजें जो हैं न सिर्फ अमर्यादित मानी जाती हैं, बल्कि इनको नहीं पसंद किया जाता, इनको गलत ठहराया जाता है, इनको गलत जाना जाता है। एक तो हमारे यहाँ लोकतंत्र में सबसे खराब ये हो गया है कि ये हमारा जो प्रमुख मंदिर है लोकतंत्र का, इसकी प्रमुखता को हमने इससे छीन लिया है और ये प्रमुखता इधर उधर डाइवर्ट हो गई। ऐसा भी कभी नहीं होता था कि जब सदन चल रहा हो तो कोई मंत्री या प्रधानमंत्री किसी विषय पर सदन के बाहर वक्तव्य दे, किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे, डिजिटल माध्यम पे वक्तव्य दे और सदन से फरार रहे। और फरार न रहे, सदन में अपने कमरे में आके बैठ के टीवी पे देखता रहे कि सदन में क्या हो रहा है, और सदन में न आवे, सवालों का सामना न करे। लेकिन हम इनके दौर में, जो हमारे मोदी जी हैं, इनके दौर में हम बहुत सारी परंपराओं को, बहुत सारी नॉर्म्स को, बहुत सारी दुनिया में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते हुए, नष्ट होते हुए, बदलते हुए देख रहे हैं। उनमें से एक है कि कम दिन के लिए संसद चलना, कम समय के लिए संसद चलना, ज्यादातर बिल बिना बहस के पास होना, अधिकांश, अब तो 100% बिल बिना बहस के पास होते हैं। और सदन की जो प्रचलित मान्यताएं हैं दुनिया में, लोकतंत्र होने की जो मान्यताएं हैं, लोकतंत्र का मतलब है विमर्श। लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है, ये जागीर खत्म करके पैदा हुआ है। जागीर, जागीरदारी, सामंतवाद, ये सब जो था, राजशाही, एक सेकेंड, ये उसको खत्म करके पैदा हुआ है। लेकिन हम इस समय ये पा रहे हैं कि जो वर्तमान निजाम है वो नई परंपराएं ऐसी रच रहा है जो उस ओर ही जा रही हैं। जो चीजें खत्म हो गई थी उन चीजों की वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये उसी तरह का आचरण है, चाहे ये भय के कारण हो या ढिठाई के कारण, दोनों तरह से श्लाघनीय है, दोनों तरह से ये जो है शर्मिंदा करने वाला है और खराब है और गलत है। जी शीतल सर, एक अजीब सी कहानी, या यूं कहा जाए कि एक अजीब सी भूमिका रची जा रही है। मेरी आवाज भी थोड़ी सी कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि शायद पता नहीं बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप धीरे धीरे देखिए हमें कौन सी कुट्टी पिलाई जा रही है। सदन की कार्रवाई जब हम कवर करते थे तो ऑथेंटिकेट और ये तमाम चीजें थी और मंत्री झूठ बोलने से पहले डरा करते थे। अब हालत ये हो गई है कि सदन के अंदर खड़े होकर आराम से मंत्री कह देते हैं कोई गन नहीं चलाई गई जी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे, माफी मांगे। दिक्कत ये हो गई कि जब दोनों नेता गायब थे, राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, अचानक राजनाथ सिंह के पास मैसेज पहुंचवाया जाता है, बोलना है, और दर्शक अगर उसको गौर करे तो वो पहले बोलते हैं क्या बोलना है, पूछ रहे हैं, कैमरा फोकस नहीं कर रहा, लेकिन आवाज रिकॉर्ड हो गई है। आप वो अपने कमरे में बैठकर सिर्फ टीवी नहीं देखते हैं, वो पर्चियां भिजवा रहे हैं अपने सांसदों को, सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिस तरह से आरएसएस के नेता का बयान आया,
जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, जिस तरह से कई बड़े पत्रकारों के बयान आ रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प सी चीज आजकल नजर आ रही है। कई पत्रकार, कई बुद्धिजीवी, कई नेता वो आपातकाल के समय इंदिरा गांधी ने जो बयान दिया था कि चुनाव जीत नहीं पाते, जनता सड़कों पर उतर जाती है, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इस बयान के जरिए, और हम ये जानते हैं कि बीजेपी का इकोसिस्टम कोई भी बयान अनावश्यक वो वायरल नहीं करवाता है जब तक कि उसके पीछे कोई मकसद ना हो। जिस तरह से इस सदन को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह से ये विरोधी दलों के दबाव को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह से ये तमाम चीजों को धत्ता बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ऐसा कोई डर सता रहा है कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान के उस प्रावधान का इस्तेमाल कर सकते हैं, अघोषित रूप से नहीं, क्या घोषित रूप से आपातकाल लागू करने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि इंदिरा गांधी के बयानों को वायरल करवाने का मतलब और मकसद तो कुछ और समझ में आता नहीं है। देखिए, ये लोग तो आपातकाल में जो कुछ था वो सब तो लागू किया कर रखा है इन्होंने, सिर्फ घोषणा नहीं की है। आप देखिए, वो बच्चों को जिन लोगों ने आंदोलन वगैरह में अपनी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी, जो ठीक है, वो ठीक नहीं है, लेकिन गुस्सा है। जब बच्चे या कोई कहीं गुस्सा होता है, जो कमजोर हालत में होता है, उस गुस्से को प्रकट करने की उसके रास्ते हमेशा सही नहीं होते। बल्कि गुस्सा तो कोई अच्छी चीज है नहीं, गुस्से में चीजें खराब ही होती हैं। लेकिन समाज या जो गार्जियन है वो क्या करते हैं? वो उसको कूल डाउन करते हैं, वो उसका सोचते हैं निदान क्या है, क्यों गुस्सा पैदा हुआ है, उसकी वजह दूर करने की कोशिश करते हैं। वजह दूर करते हैं, गुस्सा खत्म हो जाता है। यहां कुछ गार्जियनशिप वाला नहीं है, डराया जा रहा है उसको। तमाम सोशल गुंडे जो हैं धमकियां दे रहे हैं, उसका फोन, उसका एड्रेस पब्लिक कर दिया जा रहा है, उसके पुलिस केस हो जा रहे हैं। पुलिस बिना पुलिस केस हुए भी बहुत से लोगों को थाने में बुला ले रही है। गार्जियंस को परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे असंख्य अदृश्य और ऐसे लोग जिनको कानूनी संरक्षण प्राप्त है धमकियां दे रहे हैं, और बहुत सारे सोशल मीडिया वगैरह पर भी धमकियां दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हिंसा की वकालत कर रहे हैं, वो पुलिस से और उससे ज्यादा हाई हैंडेडनेस की डिमांड कर रहे हैं। ये एक दौर है। तो ये सब क्या है? ये तो उससे आगे है जो इमरजेंसी में हुआ था। ये तो फैसिज्म है। इमरजेंसी में ऐसा नहीं हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी को अरेस्ट कर लिया, फिर उनके घर जो है फोन करके उनके भाई बहन या पिता माता को कोई फोन करके माँ बहन की गाली दे रहा हो और उसके बाद डरा रहा हो, तो पुलिस उनके घर वालों को बुला के बैठा ले या कोई मारने के वीडियो बना के उनके जारी करे। ऐसा थोड़ी हो रहा था। ये तो जो हो रहा है हुआ नहीं है, ये उससे बुरा हो ऑलरेडी हो रहा है, और इसके बाद जो कुछ होगा या जो आप सोच रहे हैं वो सब उससे और बुरा होगा। तो ये तो हम दूसरे दौर में है, इंटिमिडेट करना। ये लोग जो जमाने से सबको गालियां दे रहे हैं, हर उस व्यक्ति को जो इनसे असहमत है उसके फोन पर धमकी भरे मैसेज भेजना, हजारों की तादाद में फोन करके धमकाना, उसके पति पत्नी बच्चों स्त्रियों को लांछित करना, उनके चित्र वगैरह मॉर्फ करके इधर उधर करना, ये सब ये लोग कर रहे हैं भाई। ये तो खुलेआम अपराध कर रहे हैं, जमाने से कर रहे हैं, और बहुत से कम मामलों में कानून अपना काम करता हुआ मिलता है। सबके साथ ऐसा कर रहे हैं, जो इनसे असहमत हो उसके साथ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। शीतल सर, अब से 1-1.5 महीने पहले ये तमाम चीजें आ रही थी, एप्स्टीन फाइल, डोनाल्ड ट्रंप, इन सब का जिक्र कर रहे थे, फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड आया, फिर जंतर मंतर वाला, कॉकरोच जनता पार्टी, और वो चीजें पीछे हटती चली गई। आज अरविंद केजरीवाल ने, बल्कि 12 सालों में दूसरी बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की गई एथेनॉल वाले मसले पर। यह कहा गया कि 30 करोड़ गाड़ियां हैं, 2 व्हीलर मिलाकर, और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए भारत के मिडिल क्लास पर यह एथेनॉल थोपा जा रहा है। तो क्या वो ट्रंप वाला जो जिन था एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल कर आ गया है? अगर अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर कन्विंस कर पाते हैं कि जैसे ही ट्रंप को खुश करने वाली बात आती है, फिर वो राहुल गांधी का एप्स्टीन फाइल और बहुत सारी चीजें निकलकर, अडानी और ये सब सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती है। ये E20 एथेनॉल, ये कितना बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल बना सकते हैं, और मोदी के लिए कितना बड़ा ये संकट का मुद्दा बन सकता है आने वाले दिन? नहीं, ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अब अरविंद केजरीवाल इसको कितना बड़ा बना सकते हैं देखना होगा, लेकिन मुद्दा ये बहुत बड़ा है। क्योंकि 30 करोड़ की जो संख्या है, ये करीब 15-16 करोड़ लोगों में बटी हुई है। तो इतने वाहन मालिक हैं इस देश में,
ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बीजेपी को मिलने वाले वोटों की संख्या 23-24 करोड़ है और 15 करोड़ वाहन मालिक अगर किसी बात से नाखुश हैं, हालांकि सबके वाहन जो है पेट्रोल के नहीं है, डीजल के भी वाहन हैं और बहुत सारे वाहन डीजल के ही हैं, लेकिन यह है कि पेट्रोल के भी बहुत वाहन और दुपहिया तो ज्यादातर पेट्रोल के ही है। तो उसमें समस्या यह है कि और दुपहिया ज्यादातर साधारण और मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका असर तो बहुत है, एक बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है और लोग इस पर नाखुश हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोग समझ रहे हैं, पैसे भी बढ़ा लिए और उसमें पानी भी मिला दिया, एथेनॉल को पानी कह रहे हैं लोग और मिट्टी कह रहे हैं, उसका रंग वंग भी दूसरी तरह से हो जाता है। बहुत सारे वीडियोस उसके उपलब्ध हैं। सबका एवरेज गिर गया है। मेरी कार का, मैं खुद का अपना भुक्तभोगी हूँ। मैंने एक कार ली हुई है जो जिसमें वो चलता है, यानी थोड़ा सा उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, हाइब्रिड कार है। वो 24 का एवरेज दे रही थी और उसका 26 टेस्ट एजेंसी क्या उसका रेटिंग है, लेकिन टेस्ट एजेंसी से कम ही देती है, 23-24 का दे रही थी। अब वो 16 दे रही है, 17 दे रही है। तो साफ साफ है, वो तो बिल्कुल उसमें हर आदमी को दिख रहा है। लेकिन ढिठाई की गई गडकरी साहब की ओर से, अब उन्होंने डाल दिया बॉल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे। ये तो सच है कि हाँ, फ्यूल में कोई फैसला पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती है, लेकिन उसको सड़क पर चलने के लिए पास ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करती है अपनी टेस्टिंग एजेंसियों के जरिए। तो दोनों उसमें जिम्मेदार है और फिर ये सब फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं, उसमें सारा मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और सब जिम्मेदार है, सबकी राय से हुआ है। सब लोग अर्थव्यवस्था में जो स्लगिशनेस आई है उसको लोगों, गरीब लोगों की और साधारण लोगों की जेब से लूटना चाहते हैं। किया तो इसलिए गया है, अब जिम्मेदारी इधर से उधर डाल के और झूठ बोल के और कोई फर्क नहीं पड़ता और निर्माताओं के गले पे पिस्तौल रख के उनसे प्रेस बयान दिलवा के ये सब कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, इसे तो सबको उठाना चाहिए, इसे किसी को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा मुद्दा है, ये ठीक होना चाहिए। ऐसा क्या मतलब है, आपने दाम भी बढ़ा लिए और उसके बाद पानी भर के दे देंगे या इस तरह की चीज दे देंगे जिससे गाड़ियां खराब हो जाए, उनका एवरेज खराब हो जाए। ये सब थोड़ी ठीक है। दुनिया में ये कहना कि दुनिया में चलता है, दुनिया में सब जगह अलग अलग उसके, आप चाहे तो ये खरीदें, चाहे तो साफ पेट्रोल खरीदें। साफ पेट्रोल आपने 170 रुपए का कर दिया है। तो ये लूटमार हो रही है हमारे देश में, लेकिन अब चूंकि लोग लूटमार के हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अपने को लुटवा रहे हैं तो लूट रहे हैं, उसके लिए तो लोग भी जिम्मेदार। लेकिन एक बात तो यहाँ उठ रही है कि आखिर ऐसा, फिर वही बात होती है, एथेनॉल को लेकर शीतल सर बहुत सारी बातें हमें बताई जा रही है, लेकिन जो रिसर्च आए हैं सामने उससे पता लग रहा है कि भैया एथेनॉल हमारे लिए ना फायदेमंद है, ना हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। हाँ, कुछ शुगर कंपनियों के लिए जो है वो जरूर फायदेमंद है, वो एक लॉबी है। फिलहाल तो महाराष्ट्र की एक लॉबी है, कल को हो सकता है वेस्टर्न यूपी की भी कोई लॉबी इसमें उतर जाए। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका के किसानों की आय दुगनी तिगुनी और चौगुनी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने यहाँ के किसानों की आय? इसमें भी आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी का जो इक्वेशन है वो बड़ा जिम्मेदार है भारत पर इथेनॉल थोपे जाने के लिए? नहीं, सिर्फ एथेनॉल थोपे जाने के लिए नहीं, भारत तो उसके चरणों में गिरा हुआ है, वो तो साफ है। भारत उसको खुश करना चाहता है, उसको खुश होने का एक ही तरीका, वो व्यापारी है, उसके साथ व्यापार हो, उसको फायदा हो। अब हम एक गरीब देश हैं, हमारी एक बहुत बड़ी आबादी है जो असाधारण कठिनाइयों में जी रही है। उसके स्कूल नहीं है ठीक से, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे काम होने बाकी हैं, साफ हवा नहीं है, साफ पानी नहीं है। उसको तो बहुत जरूरी चीजें उसके लिए होनी है। लेकिन हमारे जो डिस्पेंसेशन को जरूरत इस बात की है कि अमेरिका से उसके रिश्ते अच्छे हो जाएं, अमेरिका के डिस्पेंसेशन से उसके रिश्ते अच्छे रहें, उसके लिए वो इन गरीब लोगों पे और बोझ लादने को तैयार है। और इस तरह के फैसले सब उसी दिशा में जा रहे हैं। इसमें लोकल चोरी भी शामिल होती है। इस तरह का कोई सौदा होता है तो उसका जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें ये सूचना पहले से उन लोगों को, कुछ लोगों को होती है, जैसा इस मामले में आरोप लगाया जा रहा है कि गडकरी साहब के परिवार के लोगों ने इस तरह के संस्थान पहले बना लिए और उसके बाद सरकार ने उस नियम को लागू कर दिया, उससे उनको विंडफॉल गेन मिला। तो ये सब है। इन सब में क्या सच्चाई है, कहाँ कितनी सच्चाई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये सब आंकड़े और ये सब शिकायतें एक ही दिशा में जा रही, और वो दिशा ये है कि एक, हम अमेरिका को खुश करना ही चाहते हैं और खुश करने की कीमत गरीब लोगों के कंधे पे और उनको कठिनाइयों में डाल के चुका रहे हैं।
और दूसरे इसका फायदा भारत में जनता की जगह कुछ इंडिविजुअल्स जो सत्ता से जुड़े हुए हैं या उनके परिजन हैं या उनके दोस्त हैं या उनके साथ शरीक हैं, उनको मिल रहा है। ये दोनों बातें इस अकेले फैसले में नहीं, अनेक फैसलों में एकदम साफ है। धीरे धीरे लोगों तक ये बातें, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो सबको सचेत करें इस पर। अब एक किसी पार्टी ने किया है, इस पर सबको बोलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। देखते हैं कौन कब आता है। शीतल सर, आपने अमेरिका का जिक्र किया। आपने तो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कई बार जबरदस्त पोल खोली है रिपोर्टिंग के दौरान भी। जब से अमेरिका में एक सवाल उठा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, राम माधव भागे भागे अमेरिका गए, कह के आ गए कि हुजूर सब कुछ तो कर रहे हैं आपके लिए, अब बताइए और क्या कर दे। दत्तात्रेय होसबाले भी गए। अब ये सुनने में आ रहा है कि मोहन भागवत खुद अमेरिका जा रहे हैं। ऐसी क्या बेचैनी है कि पूरा का पूरा संघ का इकोसिस्टम या संघ के, अब तो मोहन भागवत दत्तात्रेय होसबोले कुछ बचा नहीं, ऐसा क्या आरएसएस को चुभ रहा है या आरएसएस को डर सता रहा है? एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर मोदी चलिए ट्रम्प शरणम गच्छामी है तो माना जा सकता है, ये मोहन भागवत दत्तात्रेय होसबोले और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कौन सा डर सता रहा है कि वो भी अमेरिका शरणम गच्छामी होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो बाकायदा एक एजेंसी भी हायर की थी और उसके जरिए वो वहां उसे $3 लाख भी दिए थे। वो सब डिटेल्स आ चुके हैं। बाद में मुकर गए, भागे वहां से। जब एक्सपोज हो गया, उसमें तो आरएसएस का नाम लिखा था। भारत में आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन है नहीं, हर अपराध से मुकर जाते हैं, हर मामले में झूठ बोल देते हैं। वहां वो संभव नहीं है, तो वहां उन्हें लीगल तरीके से ही सब कुछ करना होगा और इलीगल भी। तो लीगल तरीकों में वो लॉबिंग के लिए फर्म खरीदने, मतलब एक फर्म हायर करने गए थे, किया था, पैसा दे दिया था। उसके बाद अब राम माधव और अन्य लोगों के विजिट हो रहे हैं, वहां सांसदों वगैरह को समझाने की कोशिश हो रही है। कठिन काम है, कुछ फील्ड बनी होगी तो इनको ले जा रहे हैं भागवत जी को, लेकिन निश्चित तौर पर वहां चैलेंजेस दूसरे हैं। लोकतांत्रिक दुनिया में उतना आसान नहीं है, और वो सारे चैलेंजेस अडानी से संबंधित हो वो पड़े हुए हैं, मोदी जी से संबंधित हो वो पड़े हुए हैं, आरएसएस से संबंधित हो वो पड़े हुए हैं। एक मैनेज करेंगे, दूसरा पिटारा खुल जाएगा। ये तो है ही है। तीसरी दुनिया के देशों के लिए, विकासशील दुनिया के देशों के लिए अपने देश में दादागिरी करना आसान है। यहाँ तो आप हर तरह की गुंडागर्दी कर ले रहे हैं, पूरी एक कम्युनिटी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, बहुत सारे कमजोर तबकों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, जो भी आपको गरीब कमजोर साधारण मिलता है उसके साथ आप गैर कानूनी काम कर लेते हैं। लेकिन वहां थोड़ी कर सकते हैं। यहाँ आपने सारा भर्ती वगैरह का सब चीजों पे कब्जा कर लिया है, सारी यूनिवर्सिटीज पे आपका कब्जा है, हर किस्म की नौकरियों पे आपका कब्जा है। इन सब चीजों से यहाँ भी असंतोष पैदा हो रहा है। लेकिन वहां थोड़ा एक हद तक कानून का शासन है, स्वतंत्र प्रेस है और स्वतंत्र जुडिशरी है। इसकी वजह से, और समाज जो है चैतन्य है, इसलिए वहां कठिनाइयां ज्यादा है। वहां आपकी लॉबी है तो दूसरों की भी लॉबी है, आप जो कर रहे हैं दूसरा आपको देख रहा है, इधर से आप छुपाते हैं उधर से कपड़ा खुल जाता है। वो वहां होता रहेगा, वहां ये सब संभव नहीं है। लेकिन ये कोशिश करते हैं, चूंकि इनका कैरेक्टर अपराधियों वाला है। जैसे अपराधी अपराध करके फिर जज को, वकील को, इसको उसको मैनेज करने में लगा रहता है, वही काम ये कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली अपराधी हैं। आज नहीं तो कल इनको अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, देश में भी, विदेश में भी, दुनिया में भी। लेकिन फिलहाल भारत में अभी इनकी दुकान चल रही है, सफल है, सत्ता में है, और इसकी वजह से इन्होंने अपने ताकत को बहुत बढ़ा लिया है। और इसलिए यहाँ तो कोई भी चीज करके सफल है ये, लेकिन दुनिया भर में इससे सफल होंगे, इतना संभव नहीं। नहीं, आपने शीतल जी कहा कि बिल्कुल आज नहीं तो कल इनको अकाउंटेबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन वो तो तब होगा जब सत्ता में बदलाव होगा। हम देख रहे हैं जैसे पिछले कुछ दिनों के दौरान संसद भवन के अंदर राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड हो, या दिल्ली में जो युवाओं पर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य नेता पूरी तरह से एकजुट होकर सरकार को घेर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही। कल भी बीएससी की जो बैठक हुई, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें भी कोशिश की गई कि सपा और कांग्रेस को लड़ाया जाए। लोकसभा के अंदर केंद्रीय मंत्री तो छोड़िए, लोकसभा स्पीकर कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लड़ाया जाए, लेकिन ये एकजुट नजर आ रहे हैं। सदन के अंदर ये घेरने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सदन के बाहर आज भी राहुल गांधी ने ये मसला उठाया। एथेनॉल को लेकर अरविंद केजरीवाल सड़कों पर उतर गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों में एक नए तरह की वैकल्पिक राजनीति की एक शुरुआत भी हो रही है। क्या वो समय आ गया है? जैसे लोग कहते हैं कि बाढ़ का समय आ जाता है, हमारे बिहार में तो बागमती नदी में बहुत बाढ़ आता है, तो कई बार ऐसा होता है कि पेड़ के ऊपर आदमी भी रहता है और वो जानवर भी रहता है।
एक बार तो ऐसी भयानक बाढ़ आई थी कि वो काठमांडू में जो चिड़ियाघर है वहां से बाघ और बाकी सारे जानवर बहते हुए भी हमारे जिले में सीतामढ़ी में आ गए थे। पुराने लोग बाप दादा किस्सा सुनाते हैं वो वाला। क्या उसी तरह की स्थिति नहीं है कि जब तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को मिलकर ये अपनी अलग अलग लड़ाई को एक मंच पर लाकर फिलहाल ये तय करना चाहिए कि बाद में तय कर लेंगे कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कम से कम आज की तारीख में तो मोदी को हटाए। क्या इस तरह का सिनेरियो भारतीय राजनीति में बन पा रहा है? कितनी संभावना आप इसकी देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो लगभग खत्म हो चुका है, काफी हिस्सा उसका बिक चुका है बीजेपी के हाथ, थोड़ा बहुत बचा है। बहुत सारे लोग चुनावी राजनीति में हार चुके हैं, जैसे ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तहस नहस हो चुकी है, लोग छोड़ के उनको भाग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के पास एक पैशन है अभी पंजाब का, उससे वो इस बार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो जीत गए तो उनका एक पार्टी चलती रहेगी, हार गए तो उनकी पार्टी में भी ऑलरेडी भगदड़ मच चुकी है, और बड़ी भगदड़ हो जाएगी। अब बचती है कांग्रेस, और बाकी बहुत जो छोटी महाराष्ट्र वगैरह की पार्टियां हैं वो आधा इधर आधा उधर पहले ही हो चुकी हैं, उनमें भी कुछ बचा नहीं है, बहुत थोड़े से सांकेतिक वो बचे हैं। दक्षिण में एक दूसरी तरह की स्थितियां हैं, इसलिए वहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थितियां भिन्न हैं, इसलिए वहाँ कांग्रेस को जरा थोड़ा सहारा है, वहीं उसकी सरकारें वगैरह हैं, और या वो सरकारों में शामिल है। तो 4 राज्यों में एक राज्य उसके सिर्फ खिलाफ है, दक्षिण उसके लिए सोलेस है। बाकी नॉर्थ में तो अब झारखंड और हिमाचल ही बचा, और कहीं हिमाचल या जम्मू कश्मीर भी, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सरकार है, लेकिन सरकार के पास कोई राइट ही नहीं है, तो सरकार होते हुए भी कुछ नहीं। तो कुल मिला जुला के देश तो पूरी तरह से इस समय राइट विंग के हाथ में ही है। तो विपक्ष जो है वो चाहे या न चाहे, जो लोग विपक्ष में हैं, समाज में जो सोचने समझने वाले हैं, एक आम आदमी पार्टी को छोड़ के, जो पंजाब में चूंकि कांग्रेस से आमने सामने है, इसलिए वो बीच बीच में इस तरह का पोस्चर लेती रहती है, जो पोस्चर ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता के लिए घातक है, लेकिन इससे उसी को नुकसान हो रहा है। उसकी जो सार्वजनिक छवि है और सामाजिक छवि है वो उसमें क्षय हो रहा है, और कोई उसके साथ जा भी नहीं रहा उन बातों पे, वो अकेली पड़ रही है उस सब पे। ममता बनर्जी तो अब उस स्थिति में भी नहीं है और ऐसा कुछ कर भी नहीं रही है। शरद पवार का जहां तक है, उनके परिवार में जैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं और अन्य डेवलपमेंट हुए हैं, उससे उनके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो आधा इधर आधा उधर रहे। और कोई है कौन विपक्ष में? कोई ऐसा है नहीं। ये जो 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार की हैं, इनकी मजबूरी है कि ये कांग्रेस के साथ अलायंस में रहे, नहीं तो अकेले करेंगे तो वैसे ही बहुत कमजोर हो चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूत है, लेकिन अगर अलायंस नहीं होगा तो वो भी साफ हो जाएंगे, इस बात को वो भी जानते हैं। और फिर कठिनाइयों में ऑलरेडी उनके बहुत सारे नेता जिस चुनाव हारने की वजह से, आजम खान और बहुत सारे बहुत कष्ट भोग रहे हैं, बहुत से कार्यकर्ता जेलों में हैं, बहुत से लोग जो है पुलिस उसमें रहते हैं, दूसरे कोई यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था उस तरह से नहीं है, प्रदर्शन वगैरह करने की अनुमतियां नहीं मिलती, और राजनीति में जो संघर्ष करना चाहिए उससे वो लोग भी डरते हैं कि उनके लोग फंस जाएंगे। तो ये सब कुल मिला जुला के सबको एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए घूम फिर के वो चाहे कितनी भी कोशिश करें, अभी रहेंगे एक ही पटरी पर। मोटा मोटी सारे लोग एक पटरी पर ही हैं, एक आम आदमी पार्टी वाले मुद्दे को छोड़ दीजिए उसको। तो इस तरह से विपक्ष एक जगह है, लेकिन विपक्ष की सामर्थ्य कम है। अब अपने आप जन सामर्थ्य दूसरे स्रोतों से बढ़ रही है। जैसे अब जन स्वराज जीत गया, वहां एक ऐसी सीट पे जीत गया जो बीजेपी के अध्यक्ष की सीट है। एकाएक बिहार में एक तीसरा कोण पैदा हो गया। वो बहुत स्वयं में बोलने चालने समझने में राजनीति को बहुत राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं। अब वो विधानसभा में एक बहुत बड़ा क्लब है, जिनको जो चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन विधानसभा में अपनी भूमिका निभाना या अन्य भूमिकाओं के लिए उपयुक्त लोग नहीं है, तो वहां वो काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदरवाइज भी उनको राजनीति और चीजों की समझ है, वो बहुत सारे चुनाव लोगों को लड़ाते रहे हैं, वो अपने लिए एक बड़ी भूमिका बड़ी करने की कोशिश करेंगे। ये सब बीजेपी को चुनौती होगा। तो सब जगह चुनौतियां आ रही हैं। अभी दतिया बाई इलेक्शन में कांग्रेस जीत गई, जबकि वहां इन्होंने बहुत तिकड़म की थी। एक आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है, 25,000 वोट उसको भी मिले, और एक कांग्रेस का ही विद्रोही था, उससे कोशिश की थी कराने की भारती करके, लेकिन इसके बावजूद जीत हो गई। तो चीजें इतना बड़ा आंदोलन हो गया अभी देश में, जिसमें एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उससे और बड़ा आंदोलन सवर्णों का शुरू हो गया। राजस्थान में इस समय सब धरने पे 2 दिन से बैठे हैं। वहां आंसू गैस, पानी की गोली चल, पानी की बौछार उछार हो चुका है।
लाठीचार्ज जो हो चुका है, वो सवर्ण आरक्षण की हटाने की मांग कर रहे हैं। सवर्ण इनका आधार वोट बैंक है। वो यूजीसी के परिपत्र से भी बहुत नाराज हैं। बिहार के इलेक्शन वगैरह में उसकी बड़ी भूमिका है। चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं और दूसरे आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका हल उनके पास है नहीं। मनमोहन सिंह को गाली देना, अपमानित करना, झूठा बताना, अपराधी बताना, बेईमान बताना, वो सब समय निकल चुका है और सब साबित हो गया कि वो सब फ्रॉड था। एक अपराध किया गया एक भले व्यक्ति के खिलाफ। लोगों को इसके धीरे धीरे इसकी समझ भी आ रही है। बहुत सारे लोग इसको स्वीकारने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती स्वीकारी कि उन्होंने एक संत को अपराधी कहा और अपराधियों को संत कह के फंस गए। तो ये सब चीजें पुनर्जागरण एक दूसरी तरह का हो रहा है। तो आने वाले दिन क्योंकि आर्थिक समस्याएं हल नहीं होंगी, जब आर्थिक समस्याएं हल नहीं होती हैं तो कोलाहल मचता है। कोलाहल मचना शुरू हो गया है। अब ये कोलाहल किस दिशा में जाएगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कौन पीछे रह जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में हम आप देखेंगे, दर्ज करेंगे। शीतल सर, एक बात तो आपने कही, वो इस देश की शायद जुडिशरी पर ये एक सबसे बड़ा धब्बा रहेगा हमेशा के लिए, कि पूर्व प्रधानमंत्री को भी, मनमोहन सिंह साहब को भी न्याय तब मिला जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तो ये एक धब्बा रहेगा। लेकिन एक बात कई लोगों से जब हमारी चर्चा हो रही थी, एक आखिरी सवाल है शीतल सर, तो वो कह रहे थे कि इस देश की राजनीति में मोदी इसलिए सत्ता में टिके हुए हैं क्योंकि विपक्ष के पास कोई हरकिशन सिंह सुरजीत, प्रशांत किशोर जीत कर आए हैं। भले ही वो तमाम तिकड़मों को समझते हो, और बल्कि कई तिकड़में तो उन्होंने खुद से सिखाई है। प्रशांत किशोर शायद इस देश की राजनीति में अब इकलौते ऐसे नेता है जिनके मोबाइल में प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं का फोन नंबर है। क्या प्रशांत किशोर, चूंकि सिर्फ एक विधायक बनकर वो रह नहीं पाएंगे और विधायक बनकर वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे जो बड़े बड़े सपने उन्होंने दिखाए हैं, तो क्या प्रशांत किशोर में हरकिशन सिंह सुरजीत बनने की क्षमता है? क्या प्रशांत किशोर तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को एक मंच पर ला सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या प्रशांत किशोर, जिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उसके मुखिया नीतीश कुमार को मना सकते हैं कि आइए वापस इंडिया गठबंधन में? इंडिया गठबंधन आपका जोरदार स्वागत करने को तैयार है। क्या प्रशांत किशोर हरकिशन सिंह सुरजीत बन सकते हैं? वो फेविकोल बन सकते हैं जिसके चारों तरफ विपक्ष आकर चिपक जाए? देखिए, प्रशांत किशोर की क्षमताएं हैं इस तरह की जिससे ऐसी कल्पना की जा सकती है जो आपने की है। फिलहाल तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर का लक्ष्य बिहार प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करना है। वो अपनी सीमाएं भी जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि जिसके खिलाफ वो ये सब बातें कर रहे हैं उनकी सीमाएं क्या है, उनकी क्षमताएं भी क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनका अभी टारगेट जो है वहां के मुख्यमंत्री है। वो अपने चुनाव कैंपेन में भी, उसके बाद जीतने के बाद दिए गए बयानों में भी अभी उन्हीं को लक्षित कर रहे हैं। अभी वो मोदी जी को लक्षित नहीं कर रहे हैं। कहते हैं वो जनरल बातें कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो अभी उनको लक्षित कर रहे हैं जिनको लगता है कि शायद उसमें वो बदलाव कर सके। वो एक तर्क दे रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही रहेगा, यहाँ बीजेपी का बहुमत है, एक अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, एक अपराधी को आपने क्यों बना दिया। अभी उन्होंने ये लक्ष्य ले रखा है। इस बात पे वो बहुत एम्फेसिस लगातार दे रहे हैं और उसके तथ्य तर्क दोनों हैं उनके पास। और इसका वोकेबुलरी में तो उनका सामना करने में मुश्किल होगी वर्तमान मुख्यमंत्री को या बीजेपी के दूसरे नेताओं। हो भी रही है, चुनाव में साबित भी हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो आप सोच रहे हैं उसमें उनका योगदान भले उतना बड़ा ना हो, बिहार में एक जन जागरण सा वो पैदा कर सकते हैं। अब इसमें एक समस्या हो जाएगी तेजस्वी यादव या लालू परिवार के लिए अपनी प्रासंगिकता को बचाए रखने के लिए। तो वो अगर वो जो उनकी स्थिति है वो धीरे धीरे अगर डाइल्यूट भी हो जाती है तो हो सकता है, देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो ये सवर्ण समाज को जो बिहार में बहुत सक्रिय है और बेचैन भी है, उसको एक स्वर मिल गया है। क्योंकि अभी तक की वहां की राजनीति में ये हो रहा था, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, लीडरशिप पिछड़ी जातियों के हाथ में थी, संख्या की वजह से है। कोई भी पार्टी उनसे उपेक्षा नहीं कर सकती, बीजेपी भी नहीं कर सकती। तो बीजेपी ने सत्ता बदल के बावजूद जो सत्ता जिसको सौंपी उससे सवर्ण जातियां अंदर अंदर खुश नहीं है, भले ही वो बीजेपी में है। उनको एक दिखाने के लिए एक विद्रोही स्वर मिल गया है। तो अब प्रशांत किशोर के रूप में अगर सवर्ण जातियों की गोलबंदी उनकी सभाओं में जिलों जिलों में ज्यादा नजर आएगी तो
एक प्रेशर बन सकता है कि साहब सम्राट चौधरी की जगह किसी और को लाया जाए, ऐसा प्रेशर बन सकता है। लेकिन इसके दूसरे रिपरकशंस हैं, वो सब अलग चीजें हैं, अभी सब देखना होगा। कुल मिला के कोलाहल इस देश में मचना शुरू हो गया है और वो हम आने वाले दिनों में लगातार देखेंगे। बिल्कुल शीतल सर, आपने बिल्कुल सही कहा, कोलाहल यानी हलचल मचनी शुरू हो गई है। अब वो सारी हलचल एक केंद्र पर आकर कैसे टिक पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस देश की राजनीति में क्या कुछ आगे घटेगा, और जैसा कि सदन से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का नजारा रहना, बिल्कुल जैसे कि शीतल सर ने कहा कि बिल्कुल ऐसी स्थिति है जो इससे पहले इस देश के लोकतंत्र ने कभी देखी नहीं। शीतल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।